उड़ीसा के संबलपुर के पास शहर के शोर शराबे से दूर एक गांव की बात है। गर्मी की धूल भरी दोपहरी में एक 9 साल का लड़का था जिसका नाम था बीजू, और वो पेड़ की छाया के नीचे अपने पिता की राह देख रहा था। वह पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर जाने वाला था, शायद दिल्ली। बीजू के कान में एक मक्खी भिनभिना रही थी, आंखों में सूरज की तिलमिली पड़ रही थी। अपने साथ बैठे भूरे कुत्ते को देखकर बीजू ने सोचा, क्यों ना दोनों जने कुछ देर सो लें। गांव के ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और बीजू भी स्कूल नहीं गया। उसका स्कूल जाने को तो बहुत मन था, लेकिन माँ बाप कहते थे बुनकरों को पढ़ाई से ज्यादा बुनाई आना जरूरी है। कभी कभी वो भी ऑफिस में नौकरी करने के लिए ख्याली पुकाव पकाता था। फिर सोचता, पीठ पर पढ़ाई का बोझ लेकर कौन जाए, स्कूल जाने वाले बच्चे कौन से खुश नजर आते हैं। रही बीजू की बात, तो उसने पढ़ना लिखना अपने दादाजी से थोड़ा बहुत सीखा था। उसके दादाजी ने उसको हिसाब किताब सिखाया हुआ था। नीले पीले लाल हरे धागों से लच्छों को जोड़ना, घटाना, दोगुना करना, भाग करना, खेल ही खेल में बीजू ने गणित सीख लिया और कुछ देर के लिए स्कूल जाने का ख्याल उसके मन से निकल गया। बीजू के पिता और दादा पुश्तैनी बुनकर थे। बुनने से पहले सूत को बांधने और रंगने की कला जैसे उन्हें विरासत में मिली थी। अक्सर बीजू अपनी माँ और बहनों के संग बैठकर चरखियों पर रेशम का चमचमाता धागा चढ़ाता या फिर रुई के नरम नरम गोलों से सूत काटता। रंग बिरंगे धागों से फिरकी आगे पीछे भागती और कुछ देर बाद एक शानदार इक्कत की साड़ी तैयार हो जाती। पर उसने सोचा, आखिर माँ इन सुंदर साड़ियों को क्यों नहीं पहनती। एक बार तो उसने पूछा, माँ बताओ तो, तुम बापू की बनाई हुई रेशमी साड़ियों को क्यों नहीं पहनती। माँ अपने बेटे के फूलेपन पर मुस्कुराई और बोली, उन्हें तो मैं तभी पहनूंगी जिस दिन तुम या तुम्हारे बापू अमीर हो जाओगे। बस इसी सोच में बैठा था बीजू, तो आवाज आई, चल बेटा बीजू, उठ जा, तैयार है ना जाने के लिए। बापू ने उसका गाल थपथपाया तो बीजू अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया। माँ और दादाजी से विदा ले लिया? बापू ने पूछा। हाँ बापू। बीजू एकदम उठ बैठा और पिता के हाथ से तुरंत एक बंडल ले लिया। बीजू को अच्छा लग रहा था कि अब वह बड़ा हो गया है। आखिर बापू उसे अपने साथ दिल्ली ले जा रहे थे और वे साड़ियों का बंडल उठाने में उनकी मदद भी कर रहा था। बीजू पहली बार शहर जा रहा था। बाप बेटा चलते चलते आखिर बस स्टॉप पर पहुंच गए। 40 मिनट धूप छांव में इंतजार करने के बाद एक पुरानी सी खटारा बस ने खटर पटर करते हुए उन्हें संबलपुर पहुंचाया। वहां से हीराकुद एक्सप्रेस में बैठकर दोनों नई दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना हुए। रेल यात्रा मजेदार थी, लेकिन गाड़ी ऐसी ठसाठस भरी हुई थी कि बीजू सारी रात बापू के कंधे पर सिर रखकर सोया रहा। लौटेंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी। साड़ियाँ बेचने के बाद कुछ पैसे आ जाएंगे, तब उनसे पक्की सीटों का टिकट लेंगे और फिर आराम से यात्रा करेंगे। बापू ने बड़े प्यार से बीजू को बोला। जब कभी रेलगाड़ी रुकती और बापू स्टेशन पर उतरते तो बीजू को सावधान करते। बीजू, साड़ियों के बंडल पर अच्छी तरह से नजर रखना। मैं नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ कि खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। बीजू सोचता, बापू ने इतना जरूरी काम उसे दिया है तो उन्हें गर्व जरूर महसूस होगा। बापू गर्मा गर्म पकोड़े और कुल्हड़ वाली चाय लेकर लौटते तो बीजू की जान में जान आती। फिर भी डर के मारे वह बापू से पूरा रास्ता यही कहता रहा, मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरा खाने का कुछ भी मन नहीं है। दिल्ली पहुंचकर बापू ने बंडल उठा लिए और बीजू ने थैला संभाल लिया। थैला हल्का ही था, एक एक जोड़ी कपड़े, नीम के दातुन और 2 गमछे। सड़क पर लगे बिजली के खंभों की तेज रोशनी को देखकर बीजू की आंखें चुंधिया गईं। इतना सारा प्रकाश उसके पूरे गांव में भी नहीं था।
बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर शीशे की खिड़कियों में डिब्बों में बंद कितनी ही चीजें सजी थी जो बीजू ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक दुकान में तो टीवी चल रहा था। बीजू ने टीवी को देखकर झट से पहचान लिया। अगर साड़ियों के अच्छे दाम मिले तो शायद बापू एक आध सीख उसे भी दिला दे। बीजू के बापू उनके एक दोस्त भवानी दादा को जानते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना शहर में भवानी दादा के यहाँ ही रुका जाए। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतने बड़े शहर में 2 दिन रहने का ठिकाना तो मिला। अगले दिन बीजू की आंख देर से खुली। उसने बापू और भवानी दादा को आपस में बात करते हुए सुना। साड़ियों को कहाँ बेचा जाए? बापू ने एक कागज पर दादा के बताए पते और उन तक पहुँचने के रास्ते लिख लिए थे। बीजू मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर मैं बसों पर लिखे हुए संदेश और सड़क किनारे बड़े बड़े पट्टों को पढ़ सकता। बीजू सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगा। शोर भीड़ भड़का था सब तरफ, फिर भी लोग ऐसे चले जा रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा हो। बीजू सोचने लगा, अगर मैं इतनी बड़े शहर में खो गया तो बस गांव लौटने का रास्ता तो फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिर दोनों बस से उतरे और एक बड़े आलीशान मकान के बाहर पहुंचे। बीजू और उसके पिता कमरे के अंदर गए। जब अंदर गए तो थोड़ी देर बाद कहीं से एक बच्चा आकर उन्हें देखने लगा। उम्र में वह बीजू से कुछ बड़ा लगता था। फिर वह भागकर बाहर गया और अपनी माँ को पुकारने लगा, माँ देखो, तुम्हारे लिए कोई 2 बंडल लेके आया है। कुछ मिनटों बाद वह बच्चा अपनी माँ के साथ लौटा। बीजू बंडल खोलने में अपने पिता की मदद करने लगा। बापू ने उस औरत से कहा, देखिए बहन जी, ये साड़ी का पल्ला है। ये बहुत पुरानी पारंपरिक साड़ी है और इसे देखिए, ये खाली रेशम की साड़ी है। इस साड़ी के लिए तो हमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बापू बीबी जी को हर साड़ी की खासियत ऐसे बता रहे थे जैसे कोई कहानी हो। बीजू भी हर एक साड़ी को अपने बापू के कंधे पर रखने जचाने में मदद कर रहा था। कुछ देर बाद लड़का अपनी माँ को साड़ियों को परखते तौलते देख रहा था, लेकिन जल्दी ही ऊब गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं इस लड़के को अपने कमरे में खेलने के लिए ले जा सकता हूँ? माँ ने बिना ऊपर देखे ही हूँ हाँ में सर हिला दिया। साड़ियों की तय लगाने में बापू मस्त थे। उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बीजू उस लड़के के साथ उसके कमरे में देखने पीछे पीछे चला गया। बच्चे ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्रिजेश्वर प्रसाद मेहर, लेकिन सब लोग मुझे बीजू बोलते हैं। धीरे से उसने जवाब दिया। और तुम्हारा नाम? बबल्स। बच्चा बोला। बबल्स का कमरा तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौनों और यंत्रों से भरा पड़ा था। बीजू वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बबल्स ने उसे एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की बॉल और अपने खिलौने दिखाए। कपड़े रुई से बना एक बहुत बड़ा भालू था जो पेट में लगी चाबी भरने से बोलने लगता था। मालवीय नगर की दुकान पर रखे टीवी से मिलते जुलते कंप्यूटर पर बबल्स ने बीजू को न जाने कितने गेम्स दिखाए। बबल्स ने बीजू को साइकिल चलाने तो दी नहीं, लेकिन साइकिल जरूर दिखाई और घंटी भी बजाने दी। करीब करीब सभी खिलौने मशीन या बिजली से चलते थे। बीजू के घर में तो बिजली थी नहीं, इसलिए उन खिलौने के साथ खेलने में बीजू को कुछ परेशानी जरूर हुई। बेचारा बीजू इन खिलौनों के साथ खेलना तो दूर, उन्हें ठीक तरह से पकड़ भी नहीं पा रहा था। अनाड़ी बीजू, बुद्धू बीजू। बीजू झेप गया और यही सोचकर उसने खुद पर शर्म आने लगी। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक चरखे पर गई। ये बात, चरखा तो वह खूब चला लेता था, बिल्कुल अपनी माँ और बहनों की तरह। बबल्स ने बीजू से पूछा, बीजू क्या तुम इसे चला सकते हो? मेरे मामा ने लाल किले से इसे एक प्रदर्शनी से खरीदा था। उन्होंने बोला तो था कि मैं इसे खेलूं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तब क्या था, बीजू अपना संकोच शर्म सब भूल गया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, ये चरखा है, क्या तुम्हारे पास कोई रुई है? बबल्स ने ना कह के सिर हिला दिया। बीजू अपने पिता के पास लौटा
और अपने थैले में हाथ डालकर ढूंढने लगा। कुछ धागा, रुई और तकली उसके हाथ लगी। बीजू बड़ा खुश हो गया। हाँ, मिल गया। उसके बापू ने शायद सुना नहीं, वो बीबी जी के साथ साड़ियां दिखाने में मसरूफ थे। बीजू बबल्स के कमरे में लौटा, चरखा आगे किया और लगा रुई काटने। देखते ही देखते नर्म नर्म रुई का गोला एक साफ सुंदर धागे में बदलने लगा। अरे वाह, तुम तो जादूगर हो। बबल्स चकित होकर बोला कि उसने आप देखा न तब बीजू को वहां से धकेला और खुद चरखे के आगे जम गया। बीजू की तरह उसने भी काटने की कोशिश की, लेकिन बिना सीखे कहाँ सूत कटता है भला। बबल्स अधिकार भरे स्वर में बीजू से बोला, अरे सुनो, एक बार फिर इससे चलाओ, मुझे दिखाओ तो तुम क्या करते हो। बबल्स ने सोचा, अगर ये लड़का धागा बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने कई बार कोशिश की, पर ना तो कताई हुई न धागा बना। बीजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसने बबल्स से कहा, ये देखो, इसे ऐसे करते हैं। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बीजू ने बबल्स को चरखा चलाना सिखा ही दिया। बबल्स सोच रहा था, क्या मजेदार बात है, ये लड़का तो सचमुच जादूगर है, मैजिशियन। बीजू भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसने उसको जादूगर बोला था। यानी वो भी जादू कर सकता है। किस तरह? कताई करके। अब उसे लग रहा था कि वह भी किसी से कम नहीं। तभी उसे ध्यान आया कि साड़ियों को तय करने में बापू की मदद करनी चाहिए। वह वापस उस कमरे में लौट गया। बापू खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बीबी जी को बहुत सारी साड़ियां पसंद आई थी और बाबूजी के पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे। बापूजी उसे रुमाल में बांधने वाले थे। बबल्स इस बीच चिल्लाया, माँ देखो, इस लड़के ने मुझे जादू सिखाया। माँ, गोविंद मामा ने जो खिलौना दिया था, इसने उसमें एक तरफ से रुई डाली और दूसरी तरफ से धागा निकाला, है ना कमाल। उसकी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों ना हो, आखिर इस बच्चे के पिता भी जादूगर हैं, एक से एक सुंदर साड़ी बुनने वाले जादूगर। बीजू के पिता बड़े नम्रता से बोले, बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। हम जो भी अपने दादा परदादा से सीखते हैं, वो ही अपने बच्चों को सिखा देते हैं। और मैंने आगे बबल्स भैया को सिखा दिया। बीजू सादगी से बोला। अपने नए दोस्त को बड़े भाई का दर्जा देकर वह उतना ही खुश था जितना अपने पिता की सफलता पर। बबल्स शरारत भरी आवाज में बोला, तुम जो भी कहो माँ, लेकिन जब मेरे दोस्त पूछेंगे कि मैंने चरखा काटना कहाँ से सीखा, तब मैं यही बोलूंगा कि संबलपुर के एक छोटे से जादूगर ने सिखाया है, जिसका नाम है बीजू। इस तरह बीजू और उसके पिता खुशी खुशी गांव वापस लौट आए।